नमस्कार, मैं प्रशांत रमन रवि, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं अपने YouTube चैनल पे हिंदी भाषा शिक्षण यानी कि शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना और बहुत प्रभावकारी ढंग से अपनी अभिव्यक्ति कैसे हम प्रकट करें, उसके साथ साथ हिंदी भाषा और व्याकरण की हम समझ कैसे पैदा करें और प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सवालों को हम बहुत आसानी से हल कैसे करें, इसको लेकर के मैं अपने चैनल पे एक लेक्चर सीरीज शुरू करने वाला हूं जो स्कूल के विद्यार्थियों, छोटे छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बड़े लोगों तक भी आवश्यक है, क्योंकि मैं बहुत बेसिक स्तर से गहराई में प्रवेश करूंगा। तो आज का हमारा जो विषय है वह है वर्ण एवं ध्वनि। तो आज हम वर्ण एवं ध्वनि पे बात करेंगे, समझेंगे और इसकी गहराई में भी प्रवेश करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम वर्ण से परिचय प्राप्त करते हैं और उसके उच्चारण में हम किस तरह की गलतियां करते हैं ये हम समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आता है स्वर वर्ण। अब हम क्या करते हैं कि हम पहले स्वर वर्ण का उच्चारण कैसे होता है इसको समझते हैं। सबसे पहले आता है अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह। अंग और अह को अयोगवाह कहा जाता है और स्वर वर्ण की संख्या होती है कुल 11। अब हमें ये समझना है, मैंने आपको ये इसलिए बताया कि इसका सही उच्चारण नहीं जानने के कारण हम शब्दों को गलत ढंग से उच्चारित करते हैं। कैसे, मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। जैसे एक शब्द है गीता। आप सब जानते हैं कि इसमें बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है। बड़ी ग में बड़ी ई की मात्रा लगने से शब्द बना है गीता। तो इसका उच्चारण हम कैसे करेंगे? इसका उच्चारण हम करेंगे गीता। अगर हमने कहा गीता तो यह इसका उच्चारण क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। वैसे ही एक दूसरा शब्द हम लेते हैं, शब्द है मेला। सामान्य व्यवहार का शब्द है, लेकिन अगर आपने एकार की जगह ऐकार का प्रयोग कर दिया, अगर आपने इसका उच्चारण किया मैला, तो क्या हो जाएगा? अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसीलिए बारीकी से स्वर वर्णों के उच्चारण का हमें ध्यान रखना चाहिए, ताकि जब हम व्यंजन के साथ इनको मिलाकर इनका उच्चारण करें तो हम स्पष्ट और शुद्ध उच्चारण कर सकें। एक और उदाहरण मैं देता हूं। यहां पे औकार की मात्रा है। औकार की मात्रा मिलने से ये बना है और। ये औ। अगर आपने कहा और, आप लोग पूछते हैं ना और क्या हाल है, तो ये गलत है। इसका उच्चारण आपको करना चाहिए और क्या हाल है, यानी कि शुद्ध रूप से स्वर वर्णों के उच्चारण सीखने से ही हम सही प्रकार से शब्दों का उच्चारण कर सकते हैं। जैसे कि एक और शब्द ले लीजिए आप, कैलाश। तो कैलाश का उच्चारण हम कैसे करेंगे? कैलाश, कैलाश नहीं या किलाश नहीं। इस प्रकार स्वर वर्णों के सही उच्चारण से हम सही शब्द का उच्चारण कर सकेंगे। स्वर वर्णों की कुल संख्या 11 होती है। अंग और अ को हम अयोगवाह कहते हैं। हम आगे विस्तार से स्वर वर्ण, वर्ण क्या है, ध्वनि क्या है और इसके प्रकार के बारे में भी जानेंगे। अब आइए हम बात करते हैं व्यंजन वर्णों के परिचय के बारे में, उनसे परिचय प्राप्त करते हैं। ये अब हम देख रहे हैं कि यहाँ व्यंजन वर्ण लिखे जा चुके हैं। इनके उच्चारण संबंधी जो हमसे जो दिक्कतें हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। क, ख, ग, घ, ङ। इसको हम कवर्ग भी कहते हैं। च, छ, ज, झ, य। इसको चवर्ग भी कहते हैं। ट, ठ, ड, ढ, ण। इसको हम टवर्ग भी कहते हैं। त, थ, द, ध, न। इसको हम त वर्ग भी कहते हैं। प, फ, ब, भ, म। इसको हम प वर्ग भी कहते हैं। इसके बाद आता है य, र, ल, व, श, स, ह, अक्ष, त्र, ज्ञ और फिर एक आता है स्र। ये हमारे कुल वर्ण हो गए। अब इसका डिवाइडेशन कैसे होता है, आइए हम ये समझने की कोशिश करते हैं। अब आइए देख लेते हैं कि कुल व्यंजन वर्ण कितने हुए। आप देखते हैं कि प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण है, तो 5, फिर 5, 5, 5 और 5।
ये कुल यहां तक 25 हो गए। उसके बाद 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33। छ, त्र, ज्ञ और श्र जो हैं ये संयुक्त व्यंजन है, तो इसलिए यहां तक व्यंजन वर्णों की संख्या कुल कितनी हो गई? ये व्यंजन वर्ण हो गए हमारे टोटल 33 और संयुक्त व्यंजन हो गए कुल कितने? 4। ठीक है। इसके अलावा आप देखते हैं और इधर स्वर वर्ण कितने हो गए? 11, जिसमें कि अंग और अ अयोग वा को छोड़ करके हम देख रहे हैं। तो आप देखिए इसके अलावा भी आप 2 और वर्ण आते हैं जिसको आप समझने की कोशिश करिए। वो वर्ण क्या होते हैं? वो होता है ढ और ड़। ये ट ढ के नीचे जो बिंदु आती है वो ढ होता है, और एक तो अनुनासिक ण हो गया और एक ड़ यह भी होता है। तो 2 वर्ण यह भी हो गए। 2 वर्ण यह और अंग और अ, ये 2 अयोगवाह। तो 2 ये कितने हो गए? कुल 4 हो गए। इन 4 वर्णों को हम कहते हैं अतिरिक्त वर्ण। अतिरिक्त वर्ण। अब बच्चों ये समझिए कि स्वर वर्ण कितने हो गए? 11। व्यंजन वर्ण कितने हो गए? 33। संयुक्त वर्ण कितने हो गए? 4। और अतिरिक्त वर्ण कितने हो गए? बोलिए। 4। अब सबको आप जोड़ दीजिए। 33, 11, 4 और 4। इस तरह से वर्णों की संख्या कुल कितनी हो गई? वर्ण की संख्या हुई कुल 52। इस तरह से वर्ण की कुल संख्या निकल के आती है। स्वर वर्ण 11 है अंग और अह को छोड़ करके, व्यंजन वर्ण 33 है, संयुक्त 4, अतिरिक्त 4, और फिर कुल मिलाकर ये कितने हो गए? 52 हो गए। अब आइए समझते हैं संयुक्त व्यंजन कैसे बनते हैं और जो ये अतिरिक्त वर्ण है इनका प्रयोग कैसे किया जाता है। चलिए अब बहुत आसानी से वर्णों के गणित को समझते हैं। स्वर वर्ण की संख्या 11, व्यंजन वर्ण की संख्या 33, संयुक्त वर्ण यानी कि छ, त्र, ज्ञ और स्र उनकी संख्या 4, अतिरिक्त वर्ण यानी कि 2 अयोगवा अंग और अह और 2 ढ और ड़ इनकी संख्या 4। कुल वर्णों की संख्या हिंदी में कितनी हो गई? 52। आइए अब ये जान लेते हैं कि ये जो संयुक्त वर्ण जो है छ, त्र, ज्ञ और स्र ये कैसे बनते हैं। आधा क और मूर्धन्य श दोनों के मेल से बनता है अक्ष। आधा त और र से मिलता है त्र। आधा ज और य से मिलता है ज्ञ, और आधा स और र से मिलता है स्र। तो ये 4 संयुक्त वर्ण हैं और ये है इनकी बनावट। आइए अब जानते हैं ड और ढ के बारे में। तो अब तक आपने ये समझा कि इनको हम अतिरिक्त वर्ण के रूप में देखते हैं, लेकिन नहीं, परीक्षा में बड़े बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल पूछा जाता है। इन 2 वर्णों को हम द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं, या तल बिंदु या उच्छिप्त वर्ण भी हम इन्हें कहते हैं। यानी कि अतिरिक्त वर्ण के अलावा ड और ढ को हम द्विगुण व्यंजन, तल बिंदु व्यंजन या उच्छिप्त वर्ण भी कहते हैं। अब आइए समझते हैं कि इनका प्रयोग कैसे किया जाता है। ये जो ड़ वर्ण है वो हमेशा मध्य में आता है, जैसे सड़क, जैसे लड़का, जैसे कड़क। ठीक है, ये प्रारंभ में कभी भी नहीं आता। आप हमेशा देखेंगे कि इसका प्रयोग जो है वह बीच में होता है। ठीक वैसे ही जो ढ वर्ण है यह भी बीच में आता है, जैसे पढ़ना, ठीक है, बढ़ना। ठीक है, इस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। जबकि जो ढ है ना, बिना बिंदु वाला जो ढ है वह पहले आता है, जैसे ढोलक। देखो, ढोलक, ढक्कन। तो आपने देखा ढ जो है वह शब्द के पहले आता है, जबकि ढ जो होता है वह बाद में आता है, जैसे पढ़ना, बढ़ना, चढ़ना। जबकि ढ है वह पहले आता है, ढक्कन, ढोलक। ठीक है, वैसे ही ड़ जो है वह मध्य में आता है, सड़क, लड़का, कड़क। जबकि ण जो है
वह अनुनासिक होता है, यानी कि यहां पे अनुस्वार की ध्वनि लगती है, जैसे प्राण, बाण। ठीक है, तो इनके प्रयोगों को हम बहुत आसानी से इस तरह से समझते हैं। चलिए, तो आज हमने वर्णों से परिचय प्राप्त किया और कल की वीडियो में मैं विस्तार से बताऊंगा कि वर्ण किसे कहते हैं, ध्वनि किसे कहते हैं, वर्णों के प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक है, और वर्णों के प्रकार में भी कितने प्रकार हैं। स्वर वर्ण है तो उनके कितने प्रकार हैं, व्यंजन वर्ण है तो उनके कितने प्रकार हैं ना, व्यंजन के भी जो प्रकार हैं, घोष अघोष, स्वर्ण वर्ण के जो प्रकार हैं, ह्रस्व दीर्घ, इनको हम कैसे आसानी से समझें, है ना, और कैसे इनकी हम समझ पैदा करें, इसको मैं अपने कल के वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।